नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज बात होगी पीओके की, और यहां पर जिस तरह की निर्ममता पाकिस्तानी सेना ने दिखाई है उसको बयां नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की आर्मी ने एक नहीं, दो नहीं, 6 सिविलियंस को गोली मार दी, और ये आंकड़ा भी अभी दुरुस्त नहीं है। हो सकता है इससे ज़्यादा लोगों को मारा गया हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि जितनी जल्दी हो इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाए। जो क्रूरता पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही है उसको फौरन रोका जाए। पीओके में अब आवाम अपने अधिकारों के लिए बेखौफ होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, और वहीं पाकिस्तानी सेना उन पर अत्याचारों की इंतहा कर रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन ने अब नया मोड़ ले लिया है। 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान और प्रदर्शन को छात्रों का समर्थन मिलने के बाद अब इस्लामाबाद में हलचल तेज हो गई है। हालात ये हैं कि पीओके में मुनीर सेना डरी हुई है। मुनीर परेशान है क्योंकि पीओके के लोगों का अब एक ही मकसद है, आज़ादी। इस आज़ादी के बारे में हम बात करेंगे, इसके मायने और इसकी कीमत, जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या जिसे आप गुलाम कश्मीर भी कह सकते हैं, और इस गुलामी का एहसास अब पीओके की जनता को हो गया है। लिहाजा वो सड़कों पर उतरी हुई है, और इस बार यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक इस बात को पहुंचाने का काम भारत कर रहा है, और पीओके की जनता की बार बार मांग है कि भारत आए, उन्हें बचाए। खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब केवल महंगाई और बिजली दरों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि इस प्रदर्शन की शुरुआत बिजली की बढ़ती कीमतों, आटे पर सब्सिडी, टैक्स और बुनियादी सुविधाओं की मांग से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। इसी बीच जैक ने पाकिस्तान हुकूमत को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद कूच कर दिया जाएगा। जैक का दावा है कि बड़ी संख्या में छात्र भी इस मार्च में शामिल होने वाले हैं। 70 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट को जरा पिंडी टाइम ने डब्बा जाना ना, उसने चूरन बेचो। हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा की तुसा है, असा कश्मीर आजाद कर। असा 78 साल श्रीनगर की ट्रक नहीं बत्ती मगर लाई रखा। 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो, असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। इसी बीच पीओके प्रशासन ने जैक पर आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित घोषित संगठन छात्रों को प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अगर छात्रों के साथ कोई भी घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जैक की होगी। वहीं हमेशा की तरह झूठे दावे करने वाली पाकिस्तान हुकूमत ने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए दावा करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में हुए समझौते के तहत जैक की 38 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद संगठन ने अपने आंदोलन का दायरा बदलते हुए सरकार विरोधी एजेंडा अपनाया, जिसके चलते उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जैक के नेताओं ने इस्लामाबाद हुकूमत के दावे को सिरे से खारिज करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी और जुल्म करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फराबाद मार्च से पहले पीओके में तनाव, जैक की चेतावनी, पीओके में आजादी की मांग, पीओके में प्रदर्शन उग्र, पाक सेना की भारी तैनाती, रावलाकोट में 17,500 जवानों की तैनाती, स्थानीय पुलिस ने पाक सेना का साथ ठुकराया, पीओके संकट गहराया, 15 जुलाई को मार्च का ऐलान। पीओके की आवाम जहां अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत के जुल्म के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन की आंच अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। यही वजह है कि विश्व मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही आवाम की जान का दुश्मन बन गया है।
पीओके की आवाम की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत हर वो हथकंडा अपना रही है जो हिटलर शाही तरीकों को भी मात दे रहा है। जैक के आंदोलन को कुचलने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, पीओके में रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति को भी साजिश के तहत रोका जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी पाक की नापाक चाल का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद का पनाहगाह रहा है, लेकिन पीओके से उठने वाली इंसाफ की आवाज से अब इस्लामाबाद में बैठे पाक हुक्मरानों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। पीओके में जिस तरह पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, उससे ये तय है कि पीओके ने अब पाकिस्तान से अलग होकर अपना वजूद तलाशने का मुहिम शुरू कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देखिए, इसके कई पहलुओं को न्यूज़ इंडिया ने आपके सामने रखा है। जब से प्रदर्शन शुरू हुआ, हमने पीओके की जनता की एक एक आवाज़ आप तक पहुंचाई है। उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी हम रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि विश्व पटल पर पूरी दुनिया के सामने ये आवाज़ मजबूती से जा पाए। और इसको समझाने के लिए कई पैनलिस्ट लगातार हमारा सहयोग करते रहे हैं, जैसे मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजिताब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सुहेल अहमद तो काफ़ी जानकारियां दे रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। और इसी तरह आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की, वो भी हमें जानकारियाँ दे रही हैं। एक बार फिर ये पैनल मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान से भी कुछ साथी और जुड़ेंगे, उनसे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और आरजू जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सभी पैनलिस्ट कहते हैं कि पहले हाल जान लें, फिर सोहेल भाई भी थोड़ा सा बता दें। और आप भी कहती हैं कि सोहेल भाई को थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगी, आप लोगों को उतना एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरीके से एजिटेशन या ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ा है, लोगों की तादाद बढ़ी है, गोलियां भी चली हैं। आज जो खबर अभी इंडियन मीडिया के पास है वो ये है कि 6 लोग करीब मारे गए हैं। कितनी बेचैनी पाकिस्तान में इस वक्त देखी जा रही है? पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुक्मरान इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? जहाँ तक आज़ाद कश्मीर या पीओके की बातें, तो यकीनन वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन है। और कहा गया था कि 15 को कोई नया प्रोटेस्ट है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं वहाँ के लोग, और हर तरह से वो अपनी बात किसी तरीके से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से खबर गायब है, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बता नहीं रहा है। तो हमें भी एक तरह की कह लीजिए कि सोशल मीडिया ही है जहाँ से हम खबर ले पा रहे हैं, या जो बात वहाँ पर आ रही है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि जी कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है या बात कर रहा है, तो भाई फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को परमिशन दें कि वो वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कर सके। और अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी तो उसके बाद तो यही होगा कि जो भी सोशल मीडिया पर है, लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होगा, तो वो उसी से जो है आगे बात समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हालात काफ़ी इनके काबू से बाहर हैं और इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और यकीनन ये जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 27 को इलेक्शंस हैं और उससे पहले बहुत कुछ वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ज़रा सा भी रिस्पांस नहीं कर रही है। और जो रिस्पांस कर रही है जिस तरह का, वो यकीनन वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। अभी इलेक्शन भी है, लेकिन जिस तरीके, और आपने कहा 2 चीज़ें, आपने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या सोचती हैं, आने वाले दिनों में ये स्थिति कहाँ जाती है? देखिए, हम लोग ने पहले भी इस पे कई बार इस पे मैं बात की है अपने शोज़ में भी और जगह भी, कि ये एक और बलूचिस्तान तैयार कर रहे हैं। एक जैसे बलूचिस्तान की जो आपने हालत देखी है ना, कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं है वहाँ पर गवर्नमेंट का, और वहाँ पे जिस तरह टैक्स चलते हैं, मिसिंग पर्सनस का इशू है। इस वक्त गवर्नमेंट ने या स्टेट ने अपनी ही गलत पॉलिसीज़ की वजह से एक और बलूचिस्तान अपने सामने खड़ा कर लिया है। पहले यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा अलग होने की मांग नहीं कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ यहीं तक था कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं, जो 38 डिमांड्स उन्होंने दी थी। लेकिन अब जब इन्होंने बात नहीं सुनी है, तो अब ये जो सिचुएशन है ये उस जगह जा चुकी है जहाँ पे अब लोग अलग होने की मांग भी कर रहे हैं, चाहे वो भारत से जुड़ना चाहें या ना जुड़ना चाहें, लेकिन पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। और यहाँ तक लाने में यकीनन हमारी अपनी स्टेट के ही कमालात हैं, इनकी अपनी ही गलतियाँ और अपनी ही पॉलिसीज़ हैं, जिसको अब ये आगे भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी,
सोहेल भाई, थोड़ा सा अपडेट दीजिए, आप दर्शकों को भी बताइए, पैनल पर भी लोगों को जानकारी मिले क्योंकि आपके सोर्सेज वहाँ पर हैं। आरजू जी ने जैसे बताया कि खबरें जो हैं वो पहुंच नहीं पा रही क्योंकि ग्राउंड पर पत्रकारों को जाने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तानी सेना के द्वारा, लेकिन वहां के लोगों की आप बीती आप वीडियोस के ज़रिए कई बार शेयर करते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमको पता लगता है 6 लोगों के मारे जाने की अभी खबर हमारे पास आई और लोग फिर भी बढ़ रहे हैं आगे, उनके हमने कुछ भाषण भी सुने हैं। तो एग्जैक्ट स्थिति अभी क्या है वो ज़रा सबको बताएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अभी बताता हूँ जो एक्चुअली में हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त है, तो 5 लोग यहाँ पे मारे गए और 100 के करीब जख्मी हुए। जो कंफर्म है कि 5 लोग यहाँ पे मारे गए, एक्चुअली बोल रहे हैं, मतलब हमें भी पता चला था पहले 8, लेकिन जो कंफर्म हुआ 5 लोग मारे गए, 100 के करीब जख्मी हुए। और इसमें आप ये मत, इसमें पहले भी हुआ था, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ आपने देखा इसमें बच्चे औरतें, पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ कि बच्चे और औरतें भी इसमें शामिल हुए। अब आप देखेंगे सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अब इसमें शामिल हो गए। ठीक है, अब जो ये कल आप 15 तारीख को देखेंगे आप ये पूरा आप देखोगे कि बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट मुझे लग रहा है कि इस बार जो पाकिस्तान की जो रेंजर्स जो कर रहे हैं, कल वो हमारे से कितना भी वो लोग अगर 5 के बजाय 500 को भी आज वो मारेंगे तो भी रुकने वाला नहीं है। वो कितनी भी कोशिश करें, इस बार ये प्रोटेस्ट रुकने वाला, मैंने आपको पहले दिन भी ये बात कही थी, इस बार ये, क्योंकि इस बार हम जीत के ही रहेंगे पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान आर्मी से। क्योंकि ये जो बैठे हैं ऊपर हमारे सर के ऊपर जो नाच रहा है बंदा आसिफ मुनीर, तो पूरी दुनिया जानती वो क्या है, कौन है। अगर उसको इतनी हिम्मत होती, अगर उसमें ताकत होती, वर्दी उतार के आ जाना भाई, इलेक्शन लड़ने आ जाओ। देखते हो पाकिस्तान के लोग, तुम गन लेके वर्दी लेके तुम लोगों को डरा सकते हो, हथियार से डरा सकते हो। आप एक बार अगर मैदान में आओगे आपको एक वोट नहीं देंगे पाकिस्तानी, एक वोट हमारे में एक वोट में। अभी आप डरा धमका के कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आप इलेक्शन हुए भी, इलेक्शन में रिजल्ट सबको पता है क्या आना है, क्योंकि यहाँ का हर एक डिसाइड करेगा, वही किसको जीतना किसको आना है डिसाइड वही करने वाला है, और यहाँ वही होने वाला है। इसलिए इस बार हमने डिसाइड किया कि इलेक्शन हो रहा है, हमने तो कोशिश की है कि ना हो, लेकिन हम जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। इलेक्शन में आप देखिए वही होने वाला है, उसके बाद वही है, हमारे बेगुनाह लोगों की जान ली जा रही है, मारा जा रहा है यहाँ पे हर एक चीज की। इस बार इतनी दिक्कत है यहाँ पे लोगों को, क्या कहूँ मैं आपको सर, मैंने बहुत बार बोला लेकिन बार बार क्या, इतनी लोग इतनी तकलीफ से यहाँ पे जी रहे हैं ना, मतलब वो कहते हैं ना जीते जी लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। नहीं सोहेल भाई, एक बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि जितनी स्थिति हमारे सामने आई है उससे ये लगता है कि इलेक्शन कैसे संभव है यहाँ पर। आप लोग बाइकआउट भी करते हैं, तो ये इलेक्शन किस तरह का होगा, मतलब यहाँ वोटिंग होगी नहीं होगी, ये थोड़ा सा समझाइए ना, लोगों को समझ नहीं आता है। और फिर कई बार ये भी लगता है कि कहीं ये पॉलिटिकल मूवमेंट तक तो सीमित नहीं है। देखिए हर एक चीज को मैंने पहले भी प्रवीण जी ये कहा, हर एक आप अगर कोई आंदोलन कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उसको आप सियासत से मत जोड़िए, ये लोगों की जान से भी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे हमारी तकलीफें हैं, हमें जो तकलीफें हैं ना वो मतलब कौन सुनेगा वो। अभी अगर हमारे पड़ोसियों को हमारी तकलीफ दिखाई देती, लेकिन यहाँ की सरकार को दिखाई नहीं दे रही हमारी तकलीफ। हम मांग क्या, हम कुछ थोड़ी आपसे कुछ मांग रहे हैं, हम जो चीज मांग रहे, महंगाई है उस पर कमी कीजिए, आप जो हमें बिजली महंगी है उसको कम कीजिए, यहाँ की यूनिवर्सिटीज खोलिए, हॉस्पिटल्स खोलिए, लेकिन उसी के ऊपर अगर आपको गोली दी जा रही है तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है, क्योंकि इसमें तो कोई करेगा नहीं। एक हमारा मुझे लग रहा है कि कोई इस वक्त बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में कि यहाँ लोगों का खून बहाया जा रहा है। आज 5 लोगों को मारा गया, इससे पहले भी लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी, कोई कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट क्योंकि चलेगा, देखिए इलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया हम वोट नहीं देंगे, हम बिल्कुल अगेंस्ट, हम वोट नहीं देने वाले। इलेक्शन करना वो तो करेंगे जबरदस्ती, आपको घरों में बंद करके आपको गोली मार के रख दिया जाएगा घर पे, और क्या चल रहा है। और लेकिन ये इलेक्शन करेंगे ये लोग, करने 27 को इलेक्शन, ये मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, इसको 2 पहलुओं से समझा जाएगा। जनरल कोचर इसमें काफ़ी मदद करेंगे हमारी, क्योंकि आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू वो समझते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि भारतीय आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, सोच बिल्कुल अलग है और स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी के काम के तरीके को भी जनरल कोचर क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे हैं, स्टडी भी करते हैं इस पर। जनरल कोचर, ये इलेक्शन जो कह रहे हैं सोहेल भाई, ये इलेक्शन के मायने क्या हैं? मतलब सचमुच में यहाँ इलेक्शन हो रहा है? मैं जो रैलियों में भाषण सुनता हूँ उसमें भी ऐसा लगता है कई बार कि ये कोई चुनावी रैली है, वहाँ पर क्या मैसेजिंग की जा रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोगों की तादाद एक साथ इकट्ठा होना और आर्मी का सामने खड़ा होना, ये किस तरह की स्थिति को बनाता है और वर्तमान स्थिति का आकलन आपकी दृष्टि में क्या है? धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी एंड फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से।
अब आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आप अपने चैनल पे लेके आते हैं, और खुशी है कि आप मुझे इनवाइट करते हैं। काफ़ी फोरम में मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है, तो इस मुद्दे पे आ जाते हैं। और आपने जो सवाल पूछे हैं वो बहुत इसको रेलिवेंट है। एक तो पाकिस्तान आर्मी का आपने सवाल पूछा कि वो कैसे ऑपरेट करती है और किस तरीके से वो अपनी रेट को एनफोर्स करती है। देखिए, हमने इसको लाहौर कोर कमांडर का जब घर को इसको अवाम ने नष्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जो एक्शन लिया वो इसको मीडिया में उसको हाईलाइट हुआ, और जिस तरीके से इमरान खान को जेल में डाला और एक फर्जी इलेक्शन, एक फर्जी प्राइम मिनिस्टर को आप आके इसको लेके आए, ये तरीका है पाकिस्तान आर्मी का। बिकॉज उन लोगों ने अपने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए। इसको मैंने नहीं सुना कहीं पर भी कि जितने भी सिविलियन जो हैं वो आपके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होंगे। इसको आपकी सुप्रीम कोर्ट मर गई है, आपका जुडिशियल सिस्टम खत्म हो गया। तो इसको पाकिस्तान आर्मी के तरीके यही हैं। अब आप इसको यहाँ पर भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, लोगों को अंदर डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसको ना तो एफआईआर होगी, ना तो कोई चार्जशीट होगी, वो इसको बंदा गायब हो जाए। तो इसको यहाँ पर भी इसको वही होने वाला है जो 3 साल पहले पाकिस्तान में हुआ। और ये आप अपने खुद देखेंगे। इसको मुझे इसकी भविष्यवाणी करने की जरूरत भी नहीं। इसको यहाँ पे आप इसको खुद देखेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे काम करेगी, चाहे आपके परसेंटेज ऑफ वोटिंग आपकी 30% हो, 40% हो। देखिए, ये जो परसेंटेज है वोटिंग की, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज रिजल्ट ऑलरेडी तय हो चुका है। और इसीलिए इसको लोग सड़क पे आ गए। अब ये जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है, इसको JACC, इसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था पहले, और मैं इसको 2-3 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। जो इसको आज ताकत मिली है, और ये मैं काफ़ी चैनल्स में इसको बोलता हूँ कि जो इसको आज ताकत मिली है वो हमने ताकत पहले नहीं देखी। और ये ताकत किसकी है? इसको अवाम की ताकत। और ये जो अवाम का जो मुंह आप ज़्यादा देर तक नहीं बंद कर पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इसको 1.5 लाख फौज पहुंच चुकी है यहाँ, और इसको क्या किया कि इसको बॉर्डर के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। वॉर फुटिंग पे हो रहा है काम, बिकॉज उनको डर है जैसे एक्शन लेंगे यहाँ पे, इसको लोग इसको सरहद की तरफ, इसको भारत की तरफ दौड़ेंगे। और आप नहीं चाहते कि ये जो रेफ्यूजीज हैं ये इसको भारत में पहुंचे, तो इसलिए आपने इनका रास्ता इसको वहीं से बंद कर दिया। तो ये एक बहुत साफ इंडिकेशन है। और इसको सोहेल जी हैं, आरजू सर, इन केस, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं कई दिनों से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रेफ्यूजीज अगर इन केस मान लीजिए वहां बॉर्डर तक पहुंचते हैं, क्या स्टैंड होगा? मतलब भारत क्या करेगा इसमें? ये जो आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक अमित शाह जी बता पाएंगे क्या करेगा भारत। ये मेरे मन में बहुत आता है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो ही गया, वो आ गए, सोहेल भाई तो कितनी बार कहते रहते हैं, वो मिर्जा साहब हैं वो भी कहते रहते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग डिस्कस करते रहते हो, क्या कर रहा है भारत, वो कई बार कहते हैं। खैर, लेकिन अगर जनता आ ही गई बॉर्डर पर तो क्या होगा? कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा हमको। फिर क्या हमारी सेनाओं को थोड़ी सी छूट मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, अब जो एक ऐसी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जब आते हैं, और इसको भारत का ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए, इसको भारत ने कभी भी ऐसी कोई अगर चीज़ होती है, बांग्लादेश बॉर्डर पे हुआ था ये। अब एक बांग्लादेश का सिनेरियो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं इसको रेप्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, बट एक सिमिलर सिनेरियो जब इसको वहाँ के लोग, जब ईस्ट पाकिस्तान था, जब इस पाकिस्तान ने इस तरीके का एक्शन लिया, तो लोग इसको रेफ्यूजीज आए थे भारत में, और भारत ने उनको इसको सहारा दिया था। तो इसको यहाँ पर भी आप इसको देखेंगे, अगर ये नौबत आती है और अगर ये पाकिस्तान आर्मी इनको रोक नहीं पाएगी जिस तरीके से, अगर एक सैलाब आ जाएगा, तो आई थिंक इसको भारत पीछे नहीं हटने वाला, वो एक्सेप्ट करेगा इनको। जी डॉक्टर अजिताभ, ये थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये आप समझा दीजिए मेरे मन में, क्योंकि मैंने डॉक्टर कोचर से भी यही बात की थी
कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है इसमें इलेक्शन के कोई मायने हैं नहीं हैं, और क्या इलेक्शन के दौर तक ये ताकत मिली हुई है, और इलेक्शन को देखते हुए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रदर्शन चल रहा है वो चल रहा है, बाद में क्या ये कमज़ोर हो सकता है या ये सतत चलता रहेगा? इसको कैसे एनालाइज करते हैं आप? देखिए प्रवीण जी, जो आंदोलन चल रहा है अभी उसके हिसाब से तो लगता नहीं है। पिछले 37 दिन से आप देख लीजिए किस तरह इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी है। मुझे तो पूरा दिख रहा है कि 1971 में जैसे बांग्लादेश बनने से पहले की स्थिति थी वो स्थिति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के सोशल मीडिया से ही, जैसा आरजू जी ने कहा, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है। आज लेटेस्ट एक जो स्पीच दिया है JUI के चीफ जमीयतुल इस्लाम के जो हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मैं उनके पंजाब में उन्होंने आज किसी पब्लिक गैदरिंग में ऐसा कहा है, और आरजू जी उसको ज्यादा कंफर्म करेंगी। वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूट रहा है और बलूचिस्तान से लेके पख्तून एरिया में हर जगह पाकिस्तान के कानून नहीं चलते हैं, पाकिस्तान के नियम कानून को ताके पर रख दिया गया है। और उन्होंने खुली चुनौती दी है, आर्मी को खुली चुनौती दी है कि आप ऐसे तो किसी को भी बिठा देते हैं पॉलिटिशियन बना के, और उससे मनमानी आप काम करवाते हैं। अगर आप में इतनी ही कुव्वत है, आप इतने ही पॉपुलर हैं, तो इलेक्शन लड़के देख लीजिए। जो अभी हमारे फेलो पैनलिस्ट सुहेल भाई ने जो कहा कि वो तो कह रहे हैं खुली चुनौती की, आके देख लो, इलेक्शन लड़के देख लो, पता चल जाएगी कि आर्मी की क्या औकात है और क्या पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो मौलाना साहब का ये जजमेंट, और ये मौलाना साहब कोई छोटे मोटे नहीं है, वो बहुत बड़े लीडर हैं, वहाँ के MP हैं। बट ये बात तो वैसे भी डॉक्टर साहब वैसे ही खत्म हो जाती है। जो चुना हुआ प्रधानमंत्री जेल में ठूस रखा है अपनी पसंद का, राजनेता भी तो उनकी कठपुतली है, उन्हें क्यों आना है खुद? जब वो किसी को पपेट बना के बैठा सकते हैं तो क्यों आएंगे वो चुनाव लड़ने के लिए? यही तो है। तो इसलिए देखिए, भारत से आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्रालय से भी गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को निश्चित रूप से वहां जो इस तरह के फार्स हो रहे हैं और जो अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उस पे निश्चित रूप से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को ध्यान देना चाहिए, और इसकी यूनाइटेड नेशंस तक वो इस पे एक एक्शन ले, इसको जरूर सुनवाई करो। और इसीलिए देखिए आप, व्हाइट हाउस से लेके लंदन से लेके सिंगापुर तक ये आवाजें उठ रही है। और जो अपने भारत की बात की, तो भारत के संविधान से लेके संसद, सरकार, समाज और यहाँ की संसाधन, वो सारे ऑफिशियली ये संदेश देते हैं प्रवीण जी कि POJK हमारा है और हम उसके लिए खड़े हैं। ऑब्वियसली अगर वहाँ की आवाम के साथ अत्याचार होगा तो भारत बहुत ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के साथ आया वैसे आना होगा। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अंत में बोल दिया। मैं जनरल कोचर के पास जाऊंगा, लेकिन आरजू जी मुझे बताएं पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स। अभी आप जानती हैं, आपके कई फेलो जर्नलिस्ट, कई साथी पत्रकार बैठते हैं तो फिर उनका स्टैंड बिल्कुल अलग होता है। वो बिल्कुल हमें ही दुश्मन समझने लगते हैं कि जैसे यहाँ भी आर्मी बैठी हुई है और उसी तरह से बात होती है। हालांकि मैं सचमुच में जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस पूरे मसले को लेकर सेंटिमेंट्स किस तरह के हैं, किस तरह से पत्रकार विचार करते हैं, किस तरह से आम लोग सोचते हैं, क्या उनको ये सब दिखाई देता है, क्या इतनी ही नाराजगी उन तक पहुंचती है या उन तक कोई और बात पहुंच रही है? नहीं, देखें, जो पब्लिक है, आम पब्लिक जो है, उस दर तक डेफिनेटली सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम न्यूज़ जो है वो पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ को भी ये रोक पाए। एक ज़माने में तो इन्होंने 2-2.5 साल जो है ट्विटर को बैन भी कर रखा था, लेकिन फिर VPN लगाकर जो है पाकिस्तानी जो है वो ट्विटर ऑन करते थे। वैसे भी हम लोगों में एक चीज़ बहुत अच्छी है ये कि जिस चीज़ से मना करें ना वो काम ज़रूर करते हैं। तो जैसे इन्होंने सोशल मीडिया बैन किया, सबने VPN डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पर लोगों तक खबर तो पहुँच जाती है, लेकिन जाहिर है कि पब्लिक इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी किस्म का डिसीजन ले सके। जहाँ तक बट दैट्स द पॉइंट। ये देखिए ना, आपने जो बात बोली, पब्लिक इतनी ताकतवर नहीं। ये क्या है जो जैक कर रहा है या जो POJK में चल रहा है, ये पब्लिक ही है। और बांग्लादेश का जो बार बार जिक्र आता, जो डॉक्टर अजिताभ ने कहा मैं बात करूंगा, वो भी पब्लिक थी। मतलब पब्लिक या तो इकट्ठा नहीं हो पा रही, या किसी नैरेटिव में फंसी हुई है, या वो बात जो इनके खिलाफ पहुंचानी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच रही है, उसको लेकर कंफ्यूज है। देखिए, अंदर इन लोगों के डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन्हें मिसगाइड भी कर रहे होंगे। इसलिए कई जगह आप देखते हैं कि बार बार प्रोटेस्ट होता है लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता है,
क्योंकि चाहे ये कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या जो भी आप कह लीजिए पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने रखे होते हैं लोग अपने सरकारी, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट को ही फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हीं के बताए हुए होते हैं। यहाँ पर इलेक्शंस का बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता। और ये ज़रूर है कि लोग वोट डाल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग निकलते हैं, क्योंकि मैंने खुद अब बचपन से अपने पेरेंट्स को देखा, वो हार्डली कभी गए हों। क्योंकि मैं अपने फादर से कहती थी आप क्यों नहीं जा रहे वोट देने, वो कहते बस जिसको आना है वो आ जाएगा, मैं क्यों जाके टाइम बर्बाद करूं। तो वो यहाँ पर तो ये बात है कि वोट देते हैं लोग, तो उनको पता है कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, हम जिसको वोट करेंगे उसने नहीं आना है, या अगर आना भी है तो वो जिन्होंने लाना है वो वैसे ही ले आना है। तो यहाँ तो मैंने कई बार कहा है कि इनको पैसा खर्च करना ही नहीं चाहिए, लोगों की एनर्जी और पैसा खर्च करते हैं, वैसे ही अनाउंस कर दें कि जी कल से ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, बस कहानी ख़त्म। क्योंकि जो लोगों ने मुल्क को चलाना है वो पार्लियामेंट में नहीं होते, वो पार्लियामेंट के बाहर हैं। और जाहिर है कि इसीलिए पाकिस्तान का इस वक्त यह हाल है। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान की बात है, मौलाना साहब जो है वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान में जब जब गवर्नमेंट चेंज होने के करीब हुई है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो MQM और दूसरी इस तरह की पार्टीज़ हैं, सबसे पहले यही स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इनको चाबी भरी जाती है और कोई ना कोई रीज़न बनाया जाता है कि जिससे कि गवर्नमेंट को हटाया जाए। और कुछ लोग भी तंग आ गए होते हैं, जाहिर है कि जो लोगों को ख्याल होता है कि गवर्नमेंट कुछ कर देगी, वो भी नहीं कर पाई होती। तो मौलाना फजलुर रहमान कुछ नहीं कर रहे, वो हमेशा की तरह वही काम कर रहे हैं जो हमेशा से किया करते हैं, कि उन्होंने कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देनी है और उसके बाद इधर उधर से लोग आकर उनके हाथ पांव जोड़ने लग जाएंगे कि जी मौलाना साहब बताइए क्या किया जाए। पाकिस्तान में कभी भी कोई रिलीजियस पार्टी जो है पावर में तो नहीं आई है, लेकिन इनके पास इतनी पावर ज़रूर रही है कि ये अपनी मर्ज़ी से कई चीज़ों को मोड़ देते हैं, चेंज करवा देते हैं। सिर्फ ये वाली पावर इनके पास रही है और मेरे ख्याल है इतनी भी काफ़ी हद तक जो है वो ख़तरनाक पावर है जो इन लोगों के हाथ में है। आपने कई सत्ताओं का परिवर्तन देखा है, कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपकी हालात बदल सकते, क्योंकि ये स्थितियां कि मतलब जो आपने अपने फादर का एग्जाम्पल दिया कि चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है, ये तो कई डिक्टेटरशिप जहां पर है वहां पर भी होता है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव तो होते ही हैं। बहुत सारे ऐसे चीन जैसे एग्जाम्पल हैं, कोरिया जैसे एग्जाम्पल हैं जहां पर तानाशाही, वहां पर भी एग्जाम्पल सबको पता है कि जीतना किसको है, क्या सरकार बननी है, पर फॉर्मेलिटी तो की जाती है। क्या वो स्थिति है और क्या ये बदल सकती है? देखें, बदल सकती का तो कभी भी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा पॉसिबल दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब वो पहले जैसी बात भी नहीं रही है कि जो अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उनके ज़माने से लेकर अभी तक के जो डिक्टेटर्स गए, कि किसी ने 11 साल रहा, कोई 9 साल रहा, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, चाहे ज़ियाउल हक हो या कोई और, तो अब वो वाला टाइम नहीं रहा है। तो इन लोगों के पास उतना टाइम तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा इनको अपनी डिक्टेटरशिप चलाने के लिए। लेकिन अब इनको ये भी समझ आ गई है कि अब सामने खुला कर जो है वो आकर गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना है, सामने कुछ चेहरे रखने हैं जो कि सिविलियन चेहरे हों, और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होना चाहिए, ताकि जब कभी कोई बात हो जाए तो कहें जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं। आपने देखा होगा DGISPR अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो लोग कहते हैं भाई हम आपको घसीट के असल में बाहर निकाल रहे हैं, अंदर नहीं ले जा रहे। तो यहाँ पर तो ये वाली हालत है, तो इनको इसलिए ये सिविलियन चेहरे चाहिए और बहुत जल्दी कुछ बदलता हुआ नहीं लग रहा। हाँ, तो ये मैं जनरल कोचर से दरअसल ये शुरुआत से बात करना चाह रहा था, लेकिन वो विषयांतर हो जाता। और सोहेल भाई मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि ये सीधा पॉइंट है जो इस पर जनरल कोचर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। जनरल कोचर, सभी के मन में सवाल है कि कितने, ये तो होता ही है, कई बार मैंने भी एग्जाम्पल रखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब का आपके सामने एग्जाम्पल रखा था, आरजू जी भी थी उस समय पर, उनको भी जाना पड़ा। वो तो मतलब बहुत सक्सेसफुल कोट अनकोट सक्सेसफुल डिक्टेटर माने जा सकते हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छे समय तक लोगों में भी खूब लोकप्रियता बनाए रखी, पाकिस्तान की जनता में सियासत भी खूब अच्छे से करने लगे थे। उनको तो कहीं दूर दूर तक मैच करते नहीं दिखाई दे रहे। ये कब कब चेंज होता है? चुनाव से तो सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन आर्मी में परिवर्तन कैसे होता है और नए लोग के किस तरह से बाट जो रहे हैं कि कभी असीम मुनीर निकल कर जाएं और कब हम आए? देखिए, ये जो स्पेसिफिक आपने आर्मी का इंटरनल जो उनकी प्रमोशन का सिस्टम है, इसके बारे में आप इसको जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी नज़र 27th अमेंडमेंट के ऊपर डालूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया पाकिस्तान। और आपने इसको जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया और जिस तरीके से उनको भागना पड़ा, इस जनरल मुनीर ने बहुत
एक मास्टर स्ट्रोक खेला है यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा कानूनी दावपेच वो लेके आए हैं कि उनके ऊपर कभी भी कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। और ये 27th अमेंडमेंट में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना है, इसको FCC बोलते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। और जो आपका CDF है, जो जिसको मुनीर को बनाया गया एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो ही इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। आप उसके कोई भी एक्शन को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। तो इसको मुनीर ने क्या किया, उसने अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू, हम इसको बोलते हैं पाकिस्तान में, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जब इसको पाकिस्तान में अब कू करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी मुनीर को, बिकॉज उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कू कर दिया। और दूसरा, अब पाकिस्तान का प्रमोशन सिस्टम जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, अब आप मुझे बताइए, आप एक CDF है, समथिंग लाइक CDS जो हमारा है, इसका रोल क्या है? इसको पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का ये हेड है। जनरल मुनीर ने अपने आप को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से अब ये अपना अलग क्यों नहीं किया? बिकॉज एक लॉजिकल था कि अगर ये एक 5 स्टार जनरल उसको बन गए हैं, अब अपना CDF बन गए हैं, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस ओहदे पे क्यों है? व्हाई इज ही केप्ट हिमसेल्फ? और यही आपका आंसर है क्वेश्चन का, बिकॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे रह के वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कोर कमांडर बनाना है, किसको आर्मी कमांडर बनाना है, इसको किसको एक ब्रिगेड कमांडर के लेवल पे या डिव कमांडर के लेवल पे खत्म कर दें। बिकॉज बेसिकली जो भी ऐसा बंदा होगा जो उनकी अथॉरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं आने वाले वक्त में, उसको डिव कमांडर के लेवल पे ही सुपरसीड कर दिया जाए, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही कर सकता है। सर, एक ही सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये सारी चीजें तब होती है जब अनुशासनात्मक तरीके से कानून का पालन करते हुए, कानून भी तो इन्होंने ही बनाए हैं। ये आज की स्थिति है, लेकिन क्या भरोसा कि आने वाले समय में नए कानून या पुराने कानूनों को रद्दोबदल कर देना और सारी पोजीशंस को रद्दोबदल कर देना ये कोई ना करे? इसको बहुत मुश्किल है। देखिए इस प्रवीण जी, जब एक बार एक कानून बन जाता है ना, उसको आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लेके आ गए, तो कौन बदलेगा इसको क्या इसको शबाशरी बदल सकता है? इसको क्या इसको कोई भी पॉलिटिकल जो आपका सियासी जो आपका बंदा है वो मुनीर इसको आने देगा? वो उस टाइम उसने इसको इमरान खान को खत्म कर दिया। अब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में, आरजू जी बताइए, इसको लोग इसको सड़कों पे आ गए थे, आज कहाँ है वो लोग? इसको आर्मी ने सब कंट्रोल कर दिया, उसको ऐसी जेल में डाल दिया, पता नहीं वो जिंदा है मर गया, क्या उसकी स्टेटस है, और उसको मुझे लगता नहीं है वो बाहर कभी भी आ सकेगा या इसको जिंदा इसको बच के निकलेगा। सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सुहेल भाई, यही अगर आप लोगों के साथ हुआ तो मतलब जब उनको कंट्रोल कर सकते तो आपको क्यों नहीं कर सकते? देखिए प्रवीण जी, पहले कैसा था, पहले जो पाकिस्तान का, मैं आपको पाकिस्तान आर्मी का अंदर का कहता हूँ, पहले माहौल अलग था, क्योंकि अगर आप देखेंगे हर बार पाकिस्तान आर्मी अकेली नहीं थी। अगर कुछ भी होता था तो आर्मी के साथ जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन जितने भी थे वो खड़े हो जाते थे पाकिस्तान आर्मी के साथ कि हम साथ में आपके, हम भले रिटायर हुए लेकिन हम आपके साथ खड़े। लेकिन इस बार वो नैरेटिव चेंज हुआ, इस बार जो एक्स सर्विसमैन है वही अगेंस्ट हो गए, इस बार अभी पूरा अगेंस्ट हुए आर्मी का। वो बोल रहे आप गलत कर रहे हो, वो डायरेक्ट आसिफ मुनीर के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि यहाँ से दिखता है ना, आप देखिए ना, अगर हुकूमत को यकीन है ना कि अवाम उसके साथ है तो एहतजाज करने दे। नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मारा नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई पत्थर नहीं मारा, कोई कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहा, होने दो, क्योंकि हुकूमत को डर है, उनको पता है कि इस बार हालात हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और ये आसिफ मुनीर को भनक लग चुकी है, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा इस वक्त। मेरा सवाल ये है सुहेल भाई, स्ट्रैटेजिकली आप कितना ही पत्थर चला लो, आर्मी है सामने,
है ना, और पाकिस्तानी आर्मी है वो सिविलियंस को कंट्रोल करने के लिए वहां पर आप कुछ भी कर लो, बंदूकें लेके बलूचिस्तान, बीएलए देखिए ना, टीटीपी देखिए ना, वो तो कर ही रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा उनके पास है। जैसा आरजू जी कह रही है, बलूचिस्तान जैसे हालात, बलूचिस्तान में कब से चल रहा है जो हालात बन गए थे, वो भी आज भी उनकी क्रांति जारी है। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, कहां जा रहे हैं आप, मतलब कैसे आप लोगों को लगता है कि ये कुछ नतीजा लेकर आएगा जो कुछ आप कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा देखिए नतीजा, मैंने आपको पहले भी कहा, सबसे बड़ा फैसला जो लास्ट में अवामी करती, लोग ही करते हैं। और इस बार हमने डिसाइड किया कितनों को मारेंगे, इनकी गोलियां कम पड़ेगी इस बार, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। ये क्लियर है कि हम इस बार रुकेंगे नहीं, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। देखिए हमने उस दिन भी प्रॉपर जो जय के हमारे, उन्होंने क्लियर कहा भाई आप हमें, अगर हम आजाद है तो हमें आजाद आप छोड़ दो, हमें फिर क्या करना है, हमें हिंदुस्तान से निपटना, किससे निपटा, हम खुद निपटेंगे, आप हमें छोड़ दीजिए। और आपके बलूचिस्तान की बात करें, आज बलूचिस्तान में इनको हार का मुंह वैसे भी देखना पड़ा है, क्योंकि वहां पे आज उन्होंने क्लियर कट किया, बोला कि अब हम टोटली अब रोड पे, बलूचिस्तान में आज लोगों ने टोटल बोला अब हम आजाद है, अब हम, क्योंकि वहां से इनको बहुत सारी फौज निकालनी पड़ी है। आपको ये चीज नहीं बताया कोई, बहुत सारी इनको इस वक्त जो बलूचिस्तान में लोगों को बहुत कमजोरी। और आप देखिए कल, देखिए आप क्योंकि कल हम शायद हो सकता है फिर मिले शाम को, आप देखिए कल हालात देखना आप कितने, और मैं ये भी यकीन है मुझे, आप देखिए कल अच्छी खासी गोलियां चलेगी और यहाँ पे बहुत सारे लोग को मारा जाएगा। नहीं ऐसा बिल्कुल ना हो, मैं तो ये सचमुच में ये दुआ करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना हो। प्रवीण जी इस बार लोगों ने सोच लिया, क्या करेंगे, इनकी ताकत वहीं तक है ना, गोली चला सकते और क्या करेंगे। एक एक जान का जाना, ये हमको लगता है, हम नंबर काउंट से यहाँ पर देखते हैं, पर बड़ा दुख होता है। वो एक कहावत है प्रवीण जी, गुट गुट के मरने से अच्छा है भाई सीधा मरो। हम गुट गुट के वैसे ही यहाँ पे मर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंड है। बहुत सारे लोग जो सुनते हैं उनको उम्मीदें भी रहती हैं। डॉक्टर अजिताभ शायद उस पर कुछ रोशनी डाल पाएं। डॉक्टर अजिताभ, अभी हमने देखा कि भारत की तरफ से स्टैंड भी आया, ऑफिशियली कहा भी गया, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि इस मामले में इंटरवीन किया जाए, पाकिस्तान की जिम्मेदारी तय की जाए, सेना के अत्याचारों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है, और ये किससे कहा जा रहा है? ये उनसे कहा जा रहा है जो खुद देख रहे हैं। हमारे कहने की क्या जरूरत है, इसका औचित्य क्या? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले है जो अभी सोहेल भाई ने कहा कि अवाम वहां सबसे बड़ी ताकत है। और अब जो वहां खबरें आ रही हैं, जैसे गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों से कहा था और लोगों से अपील की थी, डू और डाई, करो या मरो। अब ये वहां की आवाम और महिलाएं, बच्चे, वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। ये तो सारी खबरें सोशल मीडिया से आ रही है। और अब सोशल मीडिया का जमाना है जहां पे जेनजी, उसको यूज करके आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे सामने ये सारे एग्जाम्पल हैं। क्या वहां हुआ, कैसे तख्ता पलट हुई, ये दुनिया ने देखा है। और अगर निश्चित रूप से वहां जो आवाम की आवाज आ रही है, जिस तरह से यूनिटी दिखा रहे हैं लोग और सड़कों पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि अब अंदर से जो आवाज निकल रही है वो कहीं ना कहीं एक मुकाम तक ले जाएगी। और इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया आज के डेट में इतनी ताकतवर हो गई है कि चेंज करने के लिए हथियार से ज्यादा ये काम कारगर हो रही है, और ये दुनिया इस चीज को देख रही है। तो ये कहना कि सैनिक सरकार है या सेना है, हथियार हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन चेंज बिगिंस एट होम और फ्रॉम विदिन। अगर वो वहां के आवाम में इस तरह का जज्बा है और जिगर है, वो दिख रहा है, तो निश्चित रूप से उनको वो मुकाम मिलेगा। और पाकिस्तान की सेना हो या जो भी हो वहां पे इस तरह के, अगर वो ज्यादा दिन तक ऐसे अत्याचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये इतिहास भी गवाह है। आज देख लीजिए ईरान ने कैसे अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं, कि कोई कंपैरिजन तो है नहीं। तो बिना हथियार के भी गांधी जी ने आजादी दिला दी, अहिंसा का मंत्र लेके। हो सकता है अगर वो, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो हो सकता है और उसको चेंज किया जा सकता है। मुझे लगता है जिस तरह मैं से आपकी इस बात, ये जो आपने बात कही ना अभी, गांधी जी वाली बात कही, आज़ादी वाली, तो भारत की आज़ादी के परिदृश्य को, हालांकि इस पर थोड़ी सी बातचीत हमने की। आरजू जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, और आप बेहतर बता पाएंगी पैनल पर सबसे ज़्यादा, कि एक तरफ ये जो हालात होते हैं ना, जब किसी देश के ऊपर, आर्मी के ऊपर, वहाँ की सत्ता सियासत के ऊपर जब कुछ चीज़ें हावी होती हैं, जैसे बलूचिस्तान, या सिर्फ बात पीओजे की नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
बलूचिस्तान हो, केपीके हो, सिंध हो, टीटीपी का बढ़ता असर हो, बीएलए का बढ़ता, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे घिरा हुआ है पाकिस्तान। निपटता भी रहा है, अभ्यस्त भी हो गया होगा, वहाँ की सेना, उनके तौर तरीके होंगे, लेकिन मल्टीपल इश्यूज एक साथ चल रहे हैं। ऐसे में कोई आंदोलन जो है वो किसी अंजाम तक पहुँच जाता है। जब भारत को भी आज़ादी मिली उस समय वर्ल्ड वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, क्योंकि उस समय पर जितने उपनिवेश थे उनसे सहयोगी मांग रहे थे। खैर वो इतिहास की बात हो जाएगी। क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हैं कि पीओके के आज़ादी की आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो रही है? देखिए, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर या पीओके की आज़ादी की आवाज़ बहुत मजबूत हो रही है। थोड़ी थोड़ी अभी आवाज़ होने लगी है, लोग अब बात करने लगे हैं। कुछ अरसे पहले तक नहीं करते थे, सिर्फ वो अपनी जो डिफरेंट डिमांड्स थी वही बात करते थे, लेकिन इन्होंने यानी स्टेट ने उनको इस जगह पहुंचा दिया है कि जहां पर अब वो ये बात भी करने लगे हैं। अब अगर वो आज़ादी की बात करेंगे तब भी उनको अभी बहुत अरसा शायद इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहना होगा, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट को भी अपनी पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी। ये ज़ोर ज़बरदस्ती से डरा धमका के मार पीट के अपनी मर्जी नहीं करवा सकते। इन आजकल के लोगों के साथ इनको बात करनी चाहिए, इनको डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। ये हर 2 दिन के बाद कह देते हैं हम डायलॉग नहीं करेंगे, कभी अफगानिस्तान से नहीं करेंगे, कभी बलूचिस्तान से नहीं करेंगे, कभी कश्मीर के लोगों से नहीं करेंगे। और इनका ख्याल है ये शायद अभी तक वही 1960s या 70s में रह रहे हैं कि ये लोगों को डराएंगे और इस तरह से मारपीट के कोई या डरा धमका के अपनी मर्जी की बात जो है वो मनवा लेंगे। लेकिन अब लोग जो है पहले से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आई है, उसमें डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया का भी हाथ है, सोशल मीडिया का भी है। तो अब लोगों को भी ये पता है कि इनकी वीकनेस कहाँ है, यानी स्टेट की वीकनेस कहाँ है। तो यहाँ पर क्योंकि भारत का बॉर्डर लगता है, भारत के साथ एक डिस्प्यूट कश्मीर का चलता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ये वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को भी उसी तरीके से थोड़ा प्रेशर में लाया जाए और उसी तरह से यहाँ के लोगों को भी डराया धमकाया जाए। कोई मिसिंग पर्सनस का इश्यूज़ जो है वो भी यहाँ पर पैदा कर देंगे ये, लेकिन उस लेवल पे फिर भी शायद ना जा सकें। जिस तरह की बेबाक पत्रकारिता आपकी रही है, निश्चित तौर पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे बात करने से बचती होंगी। आपको शायद उतना अवसर अब ना मिलता हो जितना मिलता रहा है, लेकिन फिर भी क्या, मेरा ये प्रश्न है कि आप क्या बात कर पाती हैं अथॉरिटीज़ से, और क्या वो आपकी बातों पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर करते हैं तो आपके सवाल किस तरह के होते हैं वर्तमान परिस्थितियों पर? देखें, कई बार जब मैं 5-6 साल पहले टीवी चैनल के साथ भी शो किया करती थी, कई बार मैंने अपने जान पहचान वालों से कहा कि जी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें किसी तरीके से मैं भी जाना चाहती हूँ एज ए जर्नलिस्ट। वहाँ कई जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया गया, क्योंकि उनको यही रहा कि बाकी तो उनके बताए हुए सवाल करेंगे, मैं शायद कुछ हट के पूछ लूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटीज़ मेरे साथ कोई बात करें। हाँ, उनके लोग ज़रूर एक्शन करते रहते हैं, कभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, तो कभी नो फ्लाई लिस्ट पे डाल देते हैं, कभी कुछ और डराते धमकाते हैं, कभी FI ऑफिस आने को कहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरे साथ बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, और शायद यहीं पे इनकी गलती है। अगर ये हमारे जैसे लोगों से जो बैलेंस बात करते हैं या जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचते हैं, अगर ये उन लोगों से बात करें तो शायद बहुत सी इनकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। अभी तो मन कर रहा था कि मैं आपसे लगातार बात कर, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे थे, लेकिन जनरल कोचर, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट जंक्चर है जहां पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इसका भी एक मकसद होता है। मेरे लिए कभी भी टेलीविज़न शो ऐसा नहीं होता है कि मैं बात कर रहा हूं, रोज़ का काम है और कर लिया। मुझे हमेशा ये एहसास होता है कि मेरा ये इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि POJK में अगर कोई सुन रहा होगा कहीं भी जो इस मुद्दे से, थोड़ा पाकिस्तान में भी अगर कोई इस मुद्दे से जुड़ा हुआ होगा और वो इस बात से कनेक्ट करना चाहता है, तो उसके मन में एक सही भाव, सही बात पहुँचे, ये मेरा हमेशा मकसद होता है। सर, अभी अगर जो अभी आरजू जी ने बताया वो स्थितियां, आपने भी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब आप बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, हालात में बदलाव होगा, फिर भी बहुत सारे लोग, चाहे वो बलूच हों, चाहे वो POJK के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी भी कोई कम परेशान थोड़ी हम इन जगहों की बात करते हैं और वो पंजाब वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, वो तो असली वो पाकिस्तान वहीं तक बचा है, लेकिन वो भी तो खुद प्रताड़ित हैं। पाकिस्तान के ये अपने हालात कितने समय तक ऐसे सेना के चंगुल में रह सकते हैं, और तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत गुहार लगा रहा है। जो डॉक्टर अजिताभ से मैं पूछ रहा था उसका मतलब ही क्या? फिर देखिए, मैं ना एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज
टीवी चैनल्स में क्या होता है कि थोड़ा प्रोपेगेंडा की तरह बातचीत होती है, और जो डॉक्टर आरजू ने और ये आरजू जी ने जो बोला है उसको मैं उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हूँ। और मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, आज जो आपकी पॉपुलेशन है आज़ाद कश्मीर की, तकरीबन 45 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसको क्या इस एजिटेशन को हम जो इस लेवल की एजिटेशन में देख रहे हैं, इस मुझे नहीं लगता। और जो इसको क्या हम एक्चुअली हम ऐसी लूज स्टेटमेंट्स पास करते हैं, अवाम जो आ गई है सड़कों पे, अवाम आपकी ये आज़ाद कश्मीर में सड़कों पे नहीं आई है। उस लेवल का जो एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन या अपराइजिंग मैं इसको बोलता हूँ, वो आज आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में इसको बोलते हैं, उस लेवल का उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा है। और इसीलिए हम जब ये 15 जुलाई की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट एक मिरेकल होगा इस 15 जुलाई को और एक बहुत बड़ा वहाँ पे सैलाब आ जाएगा और पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो मैं इसको रखना चाहता था। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने इसको बोला कि इसको फ्यूचर क्या है, देखिए मैं और आपने यूएस का जिक्र किया, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ यूएस आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बारे में, और ये जानना बहुत आपको ज़रूरी है क्योंकि 20 साल ये दोनों फौजों ने इकट्ठा काम किया। और जो आपके सेंटकॉम है और पाकिस्तान की जो फौज है, जीएचक्यू हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी वगैरह, बहुत एक जॉइंट ऑपरेशन इन लोगों ने प्लान की, एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, इसको सारे काम इकट्ठे करते थे। तो एक जो इनमें जो अंडरस्टैंडिंग है और इनमें जो ताकत है, इसीलिए आपने देखा जनरल कुरविला जो अभी इसको रिटायर हुए हैं, आपके सेंटकॉम के जो आपके कमांडर इन चीफ थे, डोनाल्ड ट्रंप के ड्राइंग रूम में जनरल मुनीर को उसको वहां तक लेके जाना, ये श्रेय जनरल कुरविला का है। और वहां पे भी आप देखेंगे कि जितने भी पाकिस्तान के जनरल्स हैं वहां पे यूएस में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उसको वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका इतना क्लोज इंटरेक्शन है कि यूनाइटेड स्टेट्स को कोई चिंता नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में आए, जब तक पाकिस्तान आर्मी उनके साथ है वो उसको कंट्रोल कर ले, और उसको किया है। और ये एक ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देख लीजिए, तो मैं इसको अब आपका इसको सवाल को करता हूँ, देयर इज नो फ्यूचर ऑफ एनी चेंज एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। आज 1947 के बाद आप देख लीजिए, हम 2026 में आ चुके हैं, कितने साल बीत चुके हैं, कोई आपने चेंज देखा? आपने इसको ज़ियाउल हक के टाइम को ले लीजिए या उससे पहले ले लीजिए अयूब खान, या अभी के ले लीजिए मुशर्रफ, या अभी इसको जनरल इसको मुनीर, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को हिलाना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पे जब उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स है, और अब एक नई उसको ताकत मिल गई है, वो है उसकी पीएलए। गॉट इट सर। इसके दो पहलू हैं। मैं जानता था डॉक्टर अजीत साहब आप निश्चित तौर पर इस पर कुछ बोलना चाहेंगे और मैं आना भी चाहता था आपके पास, लेकिन सोहेल भाई, पहला वाला जो पार्ट है पीओजे के, ये बहुत बड़ा 15 जुलाई को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वाले हिस्से पर पहले आप अपनी टिप्पणी रखें। ये आप वेट कीजिए कल का, आप देखिए। ऐसा नहीं कि इस बार जनरल साहब ने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इस बार वक्त चेंज हुआ, इस बार बहुत सारी चेंजिंग आप देखिए कल। लोग इस बार क्योंकि पहले ये होता था, एक शुरुआत है। आपको लगता है ये ताकत, ये आंदोलन और बढ़ेगा? बेशक अभी उतना बड़ा नहीं है जितना जनरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन ये उससे बड़ा होगा, ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, और बहुत बड़ा होगा। आप देखते रहिए, कल का देखिए, फिर आप आगे भी देखिए, बढ़ता रहेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत सारे, अभी पाकिस्तान में 5 अगस्त को भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आप देखिए बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में इस बार क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त जो यहाँ पे पूरी सरकार बैठी हो, बिल्कुल परेशान है, लोग परेशान है।
मतलब हम लोग तो है ही परेशान, पूरे मैं पाकिस्तान समझ के लोग गया, आपने परेशान हैं। एक लाइन में जवाब दे दिया। इंतजार करिए, ये और बड़ा दिखाई देगा। तो हम लोग कहीं बहुत दूर तो है नहीं, आपस में बैठ सकते हैं, बात कर सकते जी। हैं। जनरल कोचर ने जो कहा है वो टेस्टिमनी भी, हालांकि उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी, बिल्कुल ठीक ठीक निकली है। वो ज्योतिषाचार्य नहीं, लेकिन ये सामरिक मामलों के मामले में ज्योतिषी हैं वो। उन्होंने मेरे साथ कई सारी बातें ईरान और ये युद्ध जो चल रहा है इसको लेकर कही थी, वो सब कुछ वैसा वैसा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा जिन लोगों को ये आर्मी की समझ होती है या उनकी कार्यप्रणाली की समझ होती है, वो कुछ चीज़ों को पहले से और समझ सर पाते एक हैं। चीज ये भी है हमारी, मतलब आपको कहता हूँ सर, मैं अभी जो जैसे इंडिया में बैठते हैं कोई भी लोग तो फ्री, इनके वहाँ फ्रीडम है, बिंदास बैठते हैं। मैं मेरी बहन के लिए बहुत बहुत प्रेज करता है, क्योंकि इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, जिस हिसाब से वो बोलती है। मेरे आज मन में बहन आपने हमारी, दिल का ठीक समय है। तो हर बार ये सोचता हूँ कि आप ठीक तो हैं और मतलब कोई नहीं, परेशानी तो नहीं हो रही, देखिए, और कैसे आप- कर लेती हैं आप ये सब। तो मैंने कहा कभी पर्सनल इंटरव्यू अलग से करूंगा, अभी पैनल पर उनके विचार सुनते हैं। डॉक्टर अजिताभ, मुझे लगता है आप जरूर डॉक्टर कोचर ने जो कुछ कहा उसमें कुछ असहमति आपकी हो सकती है। जी जी, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं क्विकली समअप करना चाहूंगा। एक तरफ तो देख लीजिए, पाकिस्तान की आर्मी अब वैसी नहीं है जो पहले थी। नंबर 1, पाकिस्तान की आर्मी के रिश्ते अब अमेरिका से वैसे नहीं है जैसे पहले थे। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल है और कभी भी वो, जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ही कहा है कि वो टॉयलेट पेपर की तरफ फेंक देते हैं, तो कभी भी वो फेंक सकते हैं, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के साथ वो कर चुके हैं। इतिहास वहां है, तो चेंज होते देर नहीं लगता है। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जो शायद आरजू जी भी उस पर क्लैरिफिकेशन दे। सोशल मीडिया ये खबरें दे रही है कि पाकिस्तान की आर्मी अब कोई एस्केप गॉड, कोई बलि का बकरा खोज रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो कह लीजिए अफगानिस्तान से जो उनके रिश्ते हैं, जो बालूचिस्तान पख्तूनख्वा में हो रहा है, या जो वहां की सिविल सोसाइटी है, ऑपोजिशन है, उससे आर्मी या जनरल मुनीर बात तक नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते रहते हैं। वो कब तक चुप बैठेगी? और खबरें अब इस तरह की आ रही हैं सोशल मीडिया के कि मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कवायद आर्मी कर रही है और इनको शहबाज शरीफ को हटाएंगे, क्योंकि अब उनको लगता है किसी को तो ब्लेम देना होगा, आर्मी को तो इससे निकलना है। तो कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन इस तरह की छटपटाहट वहां दिख रही है। जी, मैं सच बताऊं, इसको सुन के किसी और देश में तो लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन लोग ये बोलेंगे हाँ हट के अगर वो बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रवीण जी, जो डॉक्टर साहब ने बात कही, मैंने अभी पिछले शो में ये बात कही कि बहुत चाहे 10-15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान सरकार, ठीक है, वो उन्होंने कहा ही है। देखेंगे इस पे तो सबसे अच्छी एनालिसिस जो है वो आरजू काजमी जी रख सकती हैं। तो बोलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरजू जी। देखें, मुझे किसी ने कुछ दिन पहले कमेंट किया मेरे शो में, और मेरे किसी दोस्त ने पूछा भी शो के अंदर ही, कि किसी ने कहा कि अगर आरजू काजमी को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो कोई चेंज आएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं, 2 दिन के लिए आर्मी चीफ बना दें, फिर कुछ होगा तो बात सारी फिर है। चाहे जितने प्रधानमंत्री बनाना है मैं बना दूंगी फिर चाहे जितने पीएम बना दूंगी, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो वही लोग बनाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का कोई मतलब नहीं है। बिलावल भुट्टो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो इसलिए मुझे मरियम नवाज का बहुत ज़्यादा चांस नहीं लग रहा। इमरान खान, उनसे पहले बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये जो कार्यकाल रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ का आना, ये बड़ा स्ट्रैटेजिकल रहा। असीम, क्या इन लोगों ने कुछ पहले से सीखा है? इनकी रणनीतियां बदल गई हैं, थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा जमाए रखने की कोशिश में कुछ हद तक कामयाब हो गए पहले वालों की गलतियों से सीखकर? देखें, एक तो यहाँ पे म्यूजिकल चेयर चलती है, इमरान खान आ जाएंगे या पीटीआई आ जाएगी, फिर पीएमएलएन आ जाएगी, फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी, उसके बाद फिर वही सिलसिला चलेगा। अगर कुछ बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इमरान खान की एक बात ज़रूर सही साबित हुई है कि उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वो चेरी ब्लॉसम कहा करते थे, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया है कि जितनी बटरिंग उन्होंने की है आर्मी की, शायद ही किसी ने की हो। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई चेंज आएगा, अगर पाकिस्तान मिलिट्री में या आर्मी की जो सोच है उसमें चेंज आएगा, तो उसके अपने ही लोग लाएंगे। इमरान खान ने कुछ किया हो ना किया हो, उन्होंने डिवीज़न ज़रूर पैदा कर दी है। मेरे ख्याल है कि मेजर जनरल साहब भी शायद इस बात को नोटिस करते हों कि अब जो आर्मी है पाकिस्तान की,
आपस में वो एक नहीं है। आधे लोग जो हैं वो इमरान खान की सोच को लेकर चल रहे हैं Yes. और बाकी आधे जो हैं दूसरी तरफ है। ये डिवीज़न हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अब ये हम देख रहे हैं, जिसके लिए इमरान खान के लिए वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, बात भी करते हैं। और जाहिर है अगर आप अपने से पहले जिन 3-4 लोगों की बारी है उनको हटाकर आप खुद को अगर आगे ले आएंगे तो डेफिनेटली वो लोग जो हैं वो यही कुछ तो अच्छा मेरा फील नहीं सवाल करेंगे। रहता है हमेशा अर्जुन, मेरी दिलचस्पी है। जनरल साहब, इस पे चलते चलते आपका एक कमेंट तो बनता है। हाँ, अच्छा, मैं इस पाकिस्तान आर्मी को डीपली स्टडी करता हूँ एंड आई टोटली सेकंड व्हाट अर्जुन सेइंग। जो आपके कर्नल्स हैं ना, कर्नल्स एंड बिलो, जो आपके मिडिल रैंक ऑफिसर्स हैं और आपके जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो सारे इमरान खान के साथ, और उनको बहुत उसको बुरा लगा था जिस तरीके से इमरान खान को ट्रीट किया था। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक डिवीजन पाकिस्तान आर्मी में मैं देखता हूँ, और वो साफ आ चुका है और आने वाले वक्त में ही बताएगा वो कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाएगा उस डिफरेंस को। और एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट, जब चेरी ब्लॉसम की बात हुई थी, पाकिस्तान में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है 1947 के बाद जिसने 5 साल अपने कंप्लीट किए। एंड आई थिंक शहबाज शरीफ विल बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इसको देखेंगे, ये अपने 5 साल मतलब मरता क्या ना करता सही किया, फिर क्या गलत कर रहे हो आरजू जी? फिर बोलते क्या करें, करियर भी तो देखना है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बहुत लोग मायूस हुए हैं उनसे, और इमरान खान यहाँ पर एक बार फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके सारे कमेंट्स जो थे शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त भी आप देख लीजिए, जो स्टेटमेंट देते हैं वो आर्मी चीफ के शान में ही दे रहे होते हैं। कोई क्रेडिट उनको देने की कोशिश कीजिए प्राइम मिनिस्टर का, वो फौरन उठा के आर्मी चीफ को दे देते हैं। तो यहाँ पर तो ये है। तो आज कई मुद्दे मिले हैं मुझे आगे बातचीत करने के, लेकिन जैसा सोहेल भाई ने कहा वो ज़्यादा महत्व की बात है कि कल देखिएगा कल क्या होता है। और उनका तो ये भी दावा है कि कल हमें इसी खबर पर बैठना पड़ेगा क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है पीओजेके में। तो बड़ा क्या होता है उसका, लेकिन मैं एक बार दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो जिसके लिए हमें दुखी होना पड़े, क्योंकि आम लोगों का, मासूमों का मारा जाना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, किसी किस्म की लड़ाई नहीं हो सकती, इसमें किसी का फायदा नहीं हो सकता। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, कुर्बानी रंग लाती है। मैं निजी तौर पर, मैं इस पर आपकी भावनाओं के साथ नहीं, मैं निजी तौर पर कुर्बानी में भी बिलीव नहीं करता हूं। मैं ये हमने गांधी जी की बात करी थी, डॉक्टर अजिताभ ने भी ये गांधी का देश है, तो हम ये इस वाली बात में भी बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन कल क्या ये आंदोलन बड़ा होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्या समझ आएगी पाकिस्तानी सेना को, क्या जिसे वो आज़ाद कहते हैं कथित तौर पर उसे सचमुच आज़ाद छोड़ेंगे, जैसे कई प्रश्न रहेंगे जिनका समाधान फिलहाल तो नहीं हुआ है। जनरल कुचर आपका धन्यवाद, आरजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सोहेल भाई नज़र बनाए रखिए, आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर अजिताभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बात इंडिया की में आज इतना ही, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। सबसे अहम बात तो ये निकल कर आई है कि यदि मान लीजिए जनता सीमा की तरफ जाती है तो भारतीय सेनाओं को छूट मिल सकती है। ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा देखना होगा। भारत का स्टैंड क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। ये प्रदर्शन और बड़ा होने वाला है। निश्चित तौर पर अगर ये बड़ा होगा तो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार भी बढ़ सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितना अपना रोल प्ले करती है, क्या करती है, मानवाधिकारों की बात करने वाले क्या करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और क्या ये वजह बनती है कि यहाँ की जनता धीरे धीरे सीमाओं की तरफ जाए। ऐसी कई बातें जिन पर हम नज़र बनाए रखेंगे। पल पल का अपडेट न्यूज़ इंडिया पर लगातार आपको दे रहे हैं। बात इंडिया की में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद।